आज नामपल्ली हल्का झूम उठे। राहुल जी आप सबके सामने है, साथ में चंद्रबाबू नायडू जी भी है। मैं गुजारिश करता हूं फिरोज खान साहब, आप मुखातिब हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं और हमारा कांग्रेस का कैडर फखर महसूस कर रहा है। राहुल जी, आप और चंद्रबाबू जी हमारे जो बीच में हैं आज आप, और मैं नामपल्ली की आवाम और उसके जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। सही नहीं है, चलिए चलिए, ओके ओके। आज नामपल्ली के लिए एक इतिहास रचा है। आज तक हिंदुस्तान के दो दिग्गज नेता राहुल जी और चंद्रबाबू जी और उनके साथ साथ गुलाम नबी आजाद जी हमारे बीच में आज मौजूद है। आज हम नामपल्ली के ताल्लुक से राहुल जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को कुछ बताना चाहते। साहब, नामपल्ली हैदराबाद का दिल है, मगर दिल में बहुत परेशानियां हैं साहब। यहां पे रोड सीधे नहीं है, यहां पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहां पे सफाई का प्रॉब्लम है, यहां पे किसी को घर नहीं है। नामपल्ली बेरोजगार है, नामपल्ली में करप्शन है। हर गली हर बस्ती का लीडर अवाम का खून चूसता। राउडीजम है, यहां है नहीं है, ब्रोकरा करप्शन है नहीं है। बीस साल से हमारी नामपल्ली को लूटा जा रहा साहब। एक जो ये जमात 20 साल से जो लूट रही, उसका नाम MIM है, और ये पार्टी फिरका परस्त पार्टी है। ये कभी डेवलपमेंट नहीं चाहती, ये किसी को आगे ले जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट लाती तो उनको वोट नहीं मिलते। हर वक्त डर की सियासत करते ये लोग, और आज आप लोग इससे तंग आ चुके हैं, उसका अंदाजा है मेरे को। केसीआर, TRS पार्टी और MIM दोनों मिलके हैं। एक तो भी वादा केसीआर और MIM पूरा करा क्या? मैं पूछूंगा, किसी को घर मिला? किसी को नौकरी? 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर,
किसी को कारोबार के लिए पैसा, अव्वल दर्जे पे क्या है? करप्शन। अव्वल दर्जे पे राउडिज्म। और हमारे केसीआर साहब ये बोलते कि वो हैदराबाद को डैलस बनाते, इस्तांबुल बनाते, और आज मेरा नामपल्ली, राहुल जी, आज मेरा नामपल्ली एक खेड़ा गांव बना हुआ है। हर प्रॉब्लम है यहां पे। केसीआर साहब बोलते इसको इस्तांबुल बनाते, मगर एक बात जो आप जानते हैं, एक हमारे पास आज लीडर मौजूद है जो बोले नहीं, लेकिन हैदराबाद के बाजू साइबराबाद है, उसको बनाने के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी का हाथ है। आईटी, गच्चीबोली, माधवपुर, ग्लोबल, जितने भी चीजें, रिंग रोड, एयरपोर्ट, ये पूरे चीजें बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू जी है। आज राहुल जी और मैं जनाब कोटेडा राम जी का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं। आज राहुल जी, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, ये लोग आकर एक नई उमंग, एक नया हौसला हमारी नामपल्ली में डाले। मैं मेरे पदयात्रा में, पैदल दौरे में और पब्लिक मीटिंगों में आप लोगों से यह अपील कर रहा था कि आने वाली हुकूमत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी है, अगर से अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद, मेरे वालदा और आप सबकी दुआ रहेंगी तो मैं आपका एमएलए बन जाऊंगा। और जो मैं वादा करा वो ये था कि 100 दिन के अंदर मैं तेलंगाना रियासत के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को लाके आपके बीच में रख के 100 करोड़ रुपए दिलाऊंगा, बल्कि मैं वादा करा आपसे। और अल्लाह का करिश्मा देखो और वो ईश्वर की कृपा देखो, आज नामपल्ली आपके मेरे बीच में हमारे होने वाले प्रधानमंत्री आ गए। और जैसा आप लोग बोले, फिरोज भाई होने वाले प्रधानमंत्री को बुला रहे, हमारे नामपल्ली के लिए कुछ तो भी मांगो, एक बेहतरीन गिफ्ट मारो। राहुल गांधी दिल वाले हैं, तो मैं राहुल जी से आपकी दिल की बात रखता हूं। राहुल जी, हमारे पास राहुल जी, आपसे हमारी आवाम ये बात बोली कि आप होने वाले प्रधानमंत्री को ला रहे। नामपल्ली बहुत गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ एक चीज पूछिए। नामपल्ली में हमारे पास एक सही स्कूल नहीं है, एक सही हॉस्पिटल नहीं है, तो हम नामपल्ली से आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमारे को आप जब भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और कांग्रेस का सीएम बन जाएगा, हमारे को आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना। नजरों से बोल दिए, दे देता हूं बोल के, क्योंकि राहुल जी बोल रहे खाली एक हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, अरे हर डिवीजन को देता हूं हॉस्पिटल। ओके ओके राइट, चलिए फिर से एक टाइम। ओके ओके, वक्त का फिर से वक्त का तकाजा है, मगर दिल की बात तो आप तक पहुंचा दिया हूं। मेहरबानी करके
छोटी जमात को वोट मत डालिए। उनका मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, उनका प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, नामपल्ली को डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट करना है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की खासियत गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुसलमान एक है, और ये कांग्रेस हर टाइम बोलता रहा। और मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं क्योंकि वक्त का तकाजा है, और मैं अदबन गुजारिश करूंगा कोदंडराम जी से कि आपका थोड़ा सा कीमती वक्त इधर देइए। जय हिंद, जय कांग्रेस। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, चंद्रबाबू नायडू जी, कांग्रेस, कांग्रेस। अरे आवाज करो मियां, आवाज करो। कांग्रेस, कांग्रेस। जरा पीछे ठंडा है, पीछे। कांग्रेस, कांग्रेस। जय हिंद। मैं अभी करा साहब फिर से एक टाइम, अभी आपको टीजीएस के प्रेसिडेंट कोदंडराम जी मुखातिब करेंगे। गुड इवनिंग। फिरोज खान भाई और राहुल गांधी जी, चंद्रबाबू नायडू जी, रामचंद्र खुंतिया जी, उत्तम कुमार जी और मेरे सारी यहाँ बैठे हुए मंच पर सदारे साथियों को और आप सब लोगों को सलाम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। बस यहाँ 3 उम्मीदवार है। नामपल्ली से है हमारा फिरोज भाई, वो तो किसी हाल जीतने वाले हैं, माहौल तो साफ दिख रहा है यहाँ। साथ साथ में मुकेश भाई भी बैठे हुए हैं और हमारा कारवान से उस्मान हल हजरी साहब भी बैठे हुए हैं। दोनों भी जीतने का उम्मीद साफ नजर आता है। यहाँ पे जीतना क्यों, जिताएंगे क्यों? कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिताएंगे इसलिए गए 4 साल में बेरोजगार बढ़ गए हैदराबाद में। गए 4 साल में कोई एक नया मकान सरकार के ओर से नहीं मिला, कोई यहाँ नया कोई रोड बना, ना कोई नया प्रोजेक्ट आया, कोई नया यहाँ फैक्ट्री बना। अब आया वक्त इसको बदलने का। ये 4 साल में यहाँ सरकार कुछ नहीं कर पाए। अभी हम आने वाले दिनों में कुछ खास तरक्की के लिए कोशिश करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे बेरोजगार को मिटाने के लिए। जितने भी सरकारी मुलाजिम की पोस्ट खाली है, 1 लाख तक भर्ती करने के, 1 साल में 1 लाख पोस्ट भर्ती करने का उम्मीद रखते हैं। और जिसको नौकरी नहीं मिलते उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,000 रुपये तक मिलता है। ये आप लोग साफ याद रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ तो ऑटो चलाते हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, ओला और उबर की टैक्सीज भी चलाते हैं। आप यूं समझिए, इन सारे लोगों को जो दुख है उसको मिटाने का कोशिश करेंगे। ओला उबर को तो आप करिश्मा देखिए, हमारा और पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर के बीच में एक लिंक जुड़ाने के लिए कितना पैसा उन्हें लूट लेता, कितना कम टैक्सी ड्राइवर को देता, आप सब लोग समझते हैं। साथ में आप ये भी समझते हैं यहाँ की ऑटो ड्राइवर्स, टैक्स तो कम हुआ लेकिन इंश्योरेंस बढ़ गया, उसको भी कम करने का जरूरी है। सब लोगों को ईएसआई कार्ड मिलना, सब लोगों को सस्ते में फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी तालीम इंग्लिश मीडियम में केजी से लेकर के बच्चों को सरकारी स्कूल्स में मिलना भी बहुत ही जरूरी है। इन सारे कामों की कोशिश तेलंगाना की अब 4 अलग अलग जमात मिलकर एक एलायंस बना दिए, जिसको हम कहते हैं पीपल्स फ्रंट। और ये एलायंस में पार्टनर्स है कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साथ में हम भी है तेलंगाना जन समिति। चारों मिलकर काम करेंगे
और एक और काम हम ये बताना चाहते हैं, जब हमारा सरकार तो किसी हाल 11 तारीख को तो आएंगे, केसीआर ने जैसे बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट होता है रिटायर होके चले जाते हैं, वैसे उन्हें भी रिटायर होके चले गए। वो तो फिर आने का नहीं है। सरकार आएंगे हमारा 11 तारीख के बाद, लेकिन जब आएंगे हम 2 और काम भी करेंगे। एक जो है, जो भी 100 यूनिट्स तक करंट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। 100 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री देते हैं। ये इसके वजह से 60 लाख आवाम को फायदा होने वाला है, 60 लाख फैमिलीज को बेनिफिट होने वाला है। छोटा छोटा दुकान रखते हैं, 100 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे दुकान है। तेलंगाना के अंदर तक 8 लाख ऐसे छोटा दुकान है, इनके लिए भी ऐसे हम देने के लिए कोशिश होगा। तो ये फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। हम सब लोगों को करंट बिल कम करने की कोशिश होगा हमारा, और उसके लिए अभी प्लान्स बना दिए। और हम खासकर एक और बात भी कहना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं गए सरकार ने सुधीर कमेटी डाले और सुधीर कमीशन काफी अच्छा सुझाव दिए। वक्फ प्रॉपर्टीज को ही प्रोटेक्ट करने के लिए सुझाव दिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के बारे में सुझाव दिए। उन सारे सुझाव को अमलावरी करने की कोशिश हमारा सरकार करेंगे, वो अमल होगा। और पीपल्स फ्रंट सरकार में ये सारी काम हमारा सरकार करेंगे। ये सब सोचिए, एक बदलाव आएंगे, सियासत में बदलाव आएंगे, सरकार की पैसा आवाम तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। अब की सरकार पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, वो रोकने वाला है। हमारे सरकार में सरकार की जितने रकम है वो हमारे लिए खर्चा होगा, ये आपको वादा करते हुए मैं इस आप सब लोगों को विनती करता हूं। 7 तारीख को तो चुनाव है और चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक है केसीआर, दूसरी तरफ आवाम है। हम विनती करते हैं आवाम के लिए वोट कीजिए, फिरोज खान भाई को वोट कीजिए, हमारे सारे उम्मीदवार को वोट कीजिए, जिताइए। एक नया सरकार बनाएंगे, एक नया जमाना ले आएंगे, एक नया तेलंगाना बनाएंगे। इस उम्मीद से मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। अब हम गुजारिश करते हमारे तेलंगाना के कांग्रेस प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी जी को मुखातिब करो। నాంపల్లి అభ్యర్థి ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నాయకులు పెద్దలు గౌరవనీయులు గులాం నబీ ఆజాద్ గారు, क्या बोलो सुने जरा, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है लेकिन कोशिश करता हूं। और मंच पे बैठे हुए अजहरुद्दीन साहब और हनुमंतराव साहब, कोदंडराम साहब, भट्टी विक्रमार्का साहब, मैं पहले कैंडिडेट्स को परिचय देना चाहता हूं। मैं पूरी कॉन्फिडेंस से हूं कि नामपल्ली से मेरे छोटे भाई फिरोज खान को आप इस बार जिताएंगे। और हमारी सीनियर लीडर जो बहुत ही सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुकेश गौड़ साहब को गोशामाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताना है। और कारवान से उस्मान अली हाजरी साहब, वो भी बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट में हैं, उनको भी आप जिताइए। मैं दो चार चीज ये केसीआर साहब ने किस तरह मुसलमानों को धोखा दिया है आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है 2014 इलेक्शंस में कम से कम 10-15 बार केसीआर साहब ने बोला था
कि अगर टीआरएस पार्टी को मुसलमान वोट डालेंगे तो किसी तरह वो 12% रिजर्वेशन लागू करेंगे। वो इलेक्ट हो गए। मैं खुद असेंबली में उनसे पूछा, पहले असेंबली सेशन में बोले अगले साल तक कर दूंगा। बीच में एक इफ्तार आया, उस इफ्तार में अनाउंस किए अगले इफ्तार तक तेलंगाना मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन लागू करूंगा। वो इफ्तार हो गया, अगला इफ्तार आ गया, अगला इफ्तार पे फिर बोले अगला इफ्तार तक कर दूंगा। उसके बाद असेंबली में मैं फिर पूछा, क्या साहब आप मुसलमानों को इतना धोखा दे रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी साहब के इतने नजदीक दोस्त हैं, क्यों नहीं आप तेलंगाना मुसलमानों को आप जो वादा दिए थे वो वादा निभाने का काम करते हैं। वो असेंबली में ऑन रिकॉर्ड चंद्रशेखर राव साहब जवाब दिए, मैं नरेंद्र मोदी साहब से बात कर लिया, वो मुसलमानों को 12% लागू करेंगे। ऑन रिकॉर्ड असेंबली में सरासर झूठ बोले थे सीएम। फिर हम दो चार महीने के बाद फिर बात की असेंबली में। केसीआर साहब बोलते हैं मैं दिल्ली जाके पूरा पार्लियामेंट रुकवाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं दिल्ली में भूकंप చేస్తా అన్నాడు। ना भूकंप हुआ, ना पार्लियामेंट में कुछ हुआ, ना कोर्ट में कुछ हुआ। मैं ये चीज याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शंस में और उससे 10 साल पहले बार बार केसीआर साहब हमारे मुसलमान भाई बहन को धोखा देते आए। दूसरी चीज, हर इफ्तार को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब शेरवानी पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं और पूरी मुसलमान को टोपी पहना देते हैं। एक भी काम 4.5 साल में उन्होंने किया नहीं। उर्दू के बारे में बहुत बोलते हैं, खुद उर्दू बात करते हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी जो कांग्रेस की टाइम पे बहुत ही एक्टिव थी, उर्दू एकेडमी की चेयरमैन अपॉइंट हुआ था 5 सितंबर अभी 2018 में। 5 सितंबर को उर्दू एकेडमी चेयरमैन को अपॉइंट करके 6 सितंबर को गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया उन्हें। क्या ये मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे केसीआर साहब? 4.5 साल आपने उर्दू एकेडमी चेयरमैन को अपॉइंट नहीं किया, कोई फंड्स एलोकेट नहीं किए, कोई स्टाफ नहीं था, और बार बार पब्लिक मीटिंग्स में बोलते रहे हम उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बहुत ही प्रमोट कर रहे। इसी तरह वक्फ लैंड्स की इश्यू असेंबली में डिस्कशन हो रही थी। एक रातों रात वक्फ बोर्ड का पूरा ऑफिस सील कर दिए, असेंबली में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिए, हम वक्फ लैंड हर गज वापस लेंगे। एक हफ्ते के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, किसका लैंड क्या हुआ, कुछ फाइल्स गायब हो गए और फिर वक्फ बोर्ड का ताला खुल गया। आज तक किसी को मालूम नहीं है कि केसीआर साहब ने जो वक्फ लैंड के बारे में इतना बात किए थे, एक गज भी वापस नहीं लिए। अब साहब बजट के बारे में केसीआर साहब बहुत कुछ बोलते हैं, मैं जो फिगर्स बता रहा हूं आप नोट कर लेना। मेरे मुसलमान भाई, हर बार केसीआर साहब बोलते हैं मुसलमान माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत खर्चा करते हैं। मैं एक्चुअल आपको फिगर्स बताता हूं। 4.5 साल में केसीआर साहब ने 6,75,000 करोड़ खर्चा किए थे, जिसमें मुसलमानों पे हुआ खर्चा 3,000 करोड़ से भी कम। मानी पूरी बजट में मुसलमान पॉपुलेशन 12-13% है, 0.5% भी केसीआर साहब ने खर्चा नहीं किया था। दो और चीज बताता हूं साहब, अब सबको मालूम है 2015 में आलेर में 5 मुसलमान नौजवान को हथकड़ी लगा के पुलिसों ने मार दिया था। आज तक ये आलेर एनकाउंटर का कोई इंक्वायरी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। 4.5 साल में आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमान नौजवान मारे गए थे,
चीफ मिनिस्टर एक बार भी मुंह नहीं खोले। अब दूसरी चीज, हमारे ओवैसी ब्रदर्स जो सब चीजों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, आलेर एनकाउंटर के बारे में असाउद्दीन ओवैसी साहब अब क्यों नहीं बात करते? मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने जब सब के सब अक्यूज को अक्विट कर दिया, और जज उसके बाद रिजाइन कर दिया था। मैं जज से मैं पूछा, अरे साहब मक्का मस्जिद ब्लास्ट में तो लोग मर गए, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, अब कैसे अक्विट कर दिए? वो रिटायर्ड जज रविंदर रेड्डी मेरे को बताया, केस में सीबीआई और एनआईए मिला के इतना डाइल्यूट कर दिया मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस कि कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मुझे उनको अक्विट करना पड़ा। फिर हमने सोचा अब केसीआर साहब इतने बड़े बड़े बात करते हैं, इसका री इन्वेस्टिगेशन अपील इन हायर कोर्ट करेंगे। आज तक केसीआर साहब जवाब नहीं दिए, क्यों? एनआईए कोर्ट का जो अक्विटल है उसका अपील भी नहीं किए। आखिरी चीज साहब, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी सब प्लान जो हम एससीज और एसटीज की सब प्लान कंबाइंड आंध्र प्रदेश में लीगलाइज किया था, आने वाला हमारे गवर्नमेंट जरूर 12 दिसंबर को तेलंगाना में पीपल्स फ्रंट का गवर्नमेंट स्वेरिंग इन होगा। कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई, टीजेएस का गवर्नमेंट फॉर्म होगा। आने वाले गवर्नमेंट में हम माइनॉरिटी सब प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। मुसलमानों को जितना आपका पॉपुलेशन परसेंटेज है, तेलंगाना में 12% है, उतना का बजट अलोकेशन होगा। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे फिरोज खान साहब, मुकेश गौड़ साहब, उस्मान हाजी साहब को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ఇప్పుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడతారు। మైక్ వస్తుందా? తీస్తావా? గౌరవనీయులు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు, గౌరవనీయులు గులాం నబీ ఆజాద్ గారు, ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి గారు, కొంతియా గారు, అజరుద్దీన్ గారు, రమణ గారు, ముఖేష్ గౌడ్ గారు, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, హనుమంతరావు గారు, నాంపల్లి అభ్యర్థి ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు, గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, ఎల్ రమణ గారు, బోసరాజు గారు, కార్వాన్ అభ్యర్థి ఉస్మాన్ అల్ హజ్రీ గారు, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఘన స్వాగతం పలికిన సోదరి సోదరులందరికీ సలాములేకుం, అస్సలాములేకుం। ఈరోజు మేమందరం వచ్చింది ప్రజాకూటమి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించమని। ఈరోజు మీరందరూ చూశారు, మొదటిసారి తెలుగుదేశం పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి పనిచేస్తున్నామంటే ఇది మా స్వార్థం కోసం కాదు, దేశ ప్రయోజనాల కోసం, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మేము కలిశామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। మీరందరూ చూశారు, తెలుగుదేశం పార్టీ 37 సంవత్సరాలుగా
కాంగ్రెస్తో పోరాడి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ వల్ల ఈ దేశ భద్రతకే ముప్పు వస్తూ ఉంది. అదే సమయంలో నాకు అర్థమైంది, కొంతమందికి తెలుగు అర్థం కాదు, కానీ నేను ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ట్రై చేశాను, కానీ ఉర్దూ మీద కానీ హిందీ మీద ఫ్లూయెన్సీ లేదు. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఈరోజు దేశంలో మీరు చూస్తే బీజేపీ గవర్నమెంట్, ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఈ దేశంలో అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక పక్క మీరు చూస్తే ప్రజాస్వామ్య ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేటువంటి సిబిఐ కానీ, ఈడీ కానీ, సుప్రీంకోర్టు కానీ, ఆర్బీఐ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందుల్లో పడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్క ఇక్కడ మైనారిటీస్ అందరూ ఉన్నారు. ఈరోజు దేశంలో ఉండే మైనారిటీస్ అందరూ, ముస్లింస్ అంతా కూడా అభద్రతా భావంతో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. మీరందరూ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైతే ఇటీవల త్రిబుల్ తలాక్ వచ్చిందో ఆ విషయంలో ముస్లింలకు ఎవరైనా హెరాస్ చేస్తామంటే ఇది కరెక్ట్ కాదని గట్టిగా మీ తరపున పోరాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే మరిగా ఈరోజు దేశంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక పక్క పెద్ద నోట్లన్నీ కూడా రద్దు చేయడం, దానివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినడం, జీఎస్టీ కూడా ఇష్టానుసారంగా చేయడం, ఎవరైనా అడిగితే వారి మీద దాడులు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ప్రజాస్వామ్యం చాలా వరకు ఇబ్బందుల్లో పడే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకని మా మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ కూడా వదులుకొని అందరం కలిసి ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చామని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈరోజు దేశంలో రెండే రెండు ఫ్రంట్లున్నాయి. ఒకటి ఎన్డీఏ ఫ్రంట్, రెండు నాన్ ఎన్డీఏ యాంటీ ఎన్డీఏ ఫ్రంట్. అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, తృణమూల్ గాని, అదే మరిగా మిగిలిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా కలిసి దేశ స్థాయిలో ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మీరు హైదరాబాద్ లో ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే కులీ కుతుబ్ షా హైదరాబాద్ ని కట్టారు. ఆ తర్వాత సైబరాబాద్ నగరం వచ్చిందంటే అది నా హయాంలో తప్ప ఇంకోటి కాదనే విషయం ఇక్కడే ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కానీ, అదే మాదిరిగా సైబరాబాద్ నగరం కానీ, ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. తర్వాత వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అవన్నీ కొనసాగించారు. కానీ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను, రాష్ట్ర విభజన జరిగింది. విభజన వల్ల తెలంగాణ బాగుపడుతుందని మనందరం ఆశించాం. బాగుపడిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీకేమైనా లాభం వచ్చిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏమీ లాభం రాలేదు. ఆదాయం ఉంది, దుర్వినియోగం అయింది. ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగించే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడే కోదండరామ్ గారు చెప్పారు, చాలా వరకు ఒక మేనిఫెస్టోతో ప్రజాకూటమి మీ దగ్గరకు వచ్చింది. మీరు ప్రజాకూటమి కోటేస్తే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి. హైదరాబాద్ నగరాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆదాయం కొరత లేదు. హైదరాబాద్ లో బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ప్రపంచానికి సేవలు అందించే మేధో శక్తి ఈ హైదరాబాద్కు ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీరు ఒక్క విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది, ఎన్డీఏలో పూర్తిగా సహకరిస్తూ మైనారిటీస్ని మోసం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను అడుగుతున్నాను, మీరు రేపు రాబోయే రోజుల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఎవరితో ఉంటారని అడుగుతున్నా. ఎన్డీఏతో ఉంటారా, ఎన్డీఏకి వ్యతిరేకంగా ఉంటారా చెప్పవలసిన బాధ్యత ఈ టీఆర్ఎస్ పైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీరు ఎవరైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోటేస్తే
మోడీకి ఓటేసినట్టని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఎంఐఎం ఉంది. నేను అడుగుతున్న ఎంఐఎంను కూడా మీరు ఎవరితో ఉంటారో ఆలోచించాలి. దేశ రాజకీయాల్లో ఏ వైపు ఉంటారో మీరు నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు నేను ఈ మాట వాడుతున్నానంటే ఎన్డీఏ వల్ల దేశం నష్టపోయింది. ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా నేను నా వంతు కర్తవ్యంగా దేశంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలిపి, అదే మరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది, రాహుల్ గాంధీ గారు ఉన్నారు, ఆయన ఈ దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం, అధికారం కోసం తప్ప ఇంకోటి ఆలోచించే పరిస్థితులు లేరు. అందుకే రేపు జరిగే ఎన్నికలకి తెలంగాణ ఎన్నికలు నాంది. ప్రజాకూటమిని గెలిపించండి. ఇక్కడ ఫిరోజ్ ఖాన్ గాని, కార్వాన్లో గాని, ముషిరాబాద్ మన గోషామహల్లో గాని మన అభ్యర్థులు ముఖేష్ గౌడ్ గారిని, కార్వాన్లో ఉస్మాన్ అల్ హజ్రీ గారిని గెలిపించండి. ఒక మంచి ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చారు. ఈరోజు కేసీఆర్ చంద్రశేఖరరావు గారు మాట్లాడుతున్నారు, నేనేదో పెత్తనం చేస్తానని. నేను పెత్తనం చేయడానికి రాలేదు. ఆ రోజు కష్టపడ్డాం, హైదరాబాద్ని ప్రపంచ పటంలో పెట్టాం. దాని ఫలితాలు మీకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది, అది రాలేదు. అందుకని ప్రజాకూటమి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరందరూ కలిసి పనిచేయండి. కోదండరామ్ గారు ఉన్నారు, వారి నాయకత్వంలో మేనిఫెస్టో కమిటీ వేశారు. రేపు ముఖ్యమంత్రి అయితే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. తెలుగుదేశం పార్టీ, కోదండరామ్ గారు, సిపిఐ అందరం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం, మైనారిటీల కోసం, ముస్లిం సోదరుల కోసం మీరు ఆలోచించాలి. ఈరోజు దేశంలో అభద్రతా భావంతో మీరున్నారు, ఇది మంచిది కాదు. అందరం కలిసి ఉండాలి. ఒక సెక్యులర్ పాలిటిక్స్ గా నాంది పలకాలి. అట్లా కాకుండా అభద్రతా భావంతో ముస్లింలు పెట్టడం, అదే మరిగా షెడ్యూల్ కులాలు కూడా ఇబ్బందులు పడడం, ఇది దేశానికి మంచిది కాదు, సుస్థిరతకు మంచిది కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను అందుకని ఈ కొండ ఎంఐఎంను కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అడుగుతున్నా. మీరు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, టీఆర్ఎస్ బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎవరికి లాభం అని ఈరోజు టీఆర్ఎస్ను అడుగుతున్నా, ఎంఐఎంను అడుగుతున్నా. రేపు ఎన్నికలైన తర్వాత మీరు ఏ పక్షానుంటారు? ఇంకొక 5-6 నెలల్లో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. ఆ ఎన్నికలు దేశ ప్రయోజనాలు కాపాడే ఎన్నికలు. ఈరోజు దేశ ప్రయోజనాల కోసం మీరందరూ కూడా కార్వన్లో, అదే మరి ఈ ప్రాంతంలో ప్రజాకూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించండి. మీకు అండగా మేము ఉంటాం. తప్పకుండా అన్ని పనులు చేసే బాధ్యత ప్రజాకూటమి తీసుకుంటుందని చెప్పి మరొకసారి అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి. आप जिस पल का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, आपकी और हमारी दिल की धड़कन, हिंदुस्तान के शहजादे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिसको नामपल्ली आज खिताब दे रही, प्रिंस ऑफ वॉर राहुल गांधी जी। चंद्रबाबू नायडू जी, गुलाम नबी आजाद जी, आरसी खुंटिया जी, उत्तम रेड्डी जी, कोदंडराम जी, भाटी जी, एल रमन्ना जी, हनुमंत राव जी, अजारुद्दीन जी, नदीम जावेद जी, अंजन यादव जी, सुहेल खान जी और हमारे कैंडिडेट्स फिरोज खान जी,
मुकेश गौड जी, उस्मान अल हजरी जी, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, सीपीआई, कोदंडराम जी की पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, मीटिंग काफी लेट चल रही है, इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि काफी देरी हो गई हमारी। टीडीपी की और कांग्रेस पार्टी की यहां पे पहले हमारा कंपटीशन होता था, चुनाव लड़ा जाता था, मगर चाहे वो टीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी, हैदराबाद को हमने धोखा कभी नहीं दिया। हैदराबाद का नाम कांग्रेस पार्टी ने और टीडीपी ने दोनों ने रोशन किया। हमारी सरकार थी, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेसवे बनाई 8 लेन की, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ा, 13 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया और मेट्रो दी। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना ही अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो सब टेक्स्ट में हैदराबाद का भी नाम लिखा हुआ है। सब टेक्स्ट में भी लिखा है कि अगर अमेरिका के साथ हिंदुस्तान कंपटीशन करता है तो हैदराबाद की जनता, बेंगलोर की जनता ये कंपटीशन करवाती है। तो हैदराबाद की जनता को, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मगर जो आज आपके शहर की हालत बनी है, जो यहां सड़कों की हालत बनी है, रोजगार की हालत बनी है, एक प्रकार से यहां के चीफ मिनिस्टर ने और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को धोखा दिया है। जिस प्रकार से यहां प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दुख की बात, चीफ मिनिस्टर का फोकस भ्रष्टाचार पे है, कमीशनबाजी पे है, प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 90,000 करोड़ रुपए का बना देते हैं और कमीशन ले लेते हैं, और जो हैदराबाद की मदद करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं और शायद सबसे जरूरी बात है। देखिए, चुनाव अलग अलग प्रदेशों में हो रहे हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में, और पैरेलल में 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक लड़ाई नेशनल लेवल की लड़ाई है, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, आरएसएस खड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां। और यहां तेलंगाना में एक दूसरी लड़ाई हो रही है, टीआरएस के साथ कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, कोदंडराम जी, सीपीआई लड़ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 4.5 साल में टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम, मदद करने का काम किया है। सवाल पूछता हूं, क्या हैदराबाद को डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी में उनका समर्थन क्यों किया? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों किया? जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी की मदद क्यों की? नोटबंदी में मदद क्यों की? गब्बर सिंह टैक्स में मदद क्यों की? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, टीआरएस का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सही बात? इसमें एक एस कम है। सच्चा नाम है
TRSS, तेलंगाना RSS। ये पीछे से भाई और बहनों, चाहे वो MIM हो, चाहे वो TRS हो, नेशनल लेवल पे इन दोनों का एक ही काम है। ये दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और RSS की मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में MIM गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़े? नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पे अगर आपने TRS को वोट दिया तो वो TRS को वोट नहीं है, वो बीजेपी, RSS और नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस है देश के, चाहे वो CBI हो, RBI हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। RSS के लोगों को इन सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डाला जा रहा है। और वो काम करने की मदद आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। देश में लड़ाई नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी के खिलाफ है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, TRS के चीफ मिनिस्टर और MIM के लोग देश में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहे हैं। ये बात आप भूलिए मत। और ये जो गठबंधन बना है तेलंगाना में और बाकी देश में, जो विपक्ष की पार्टियां खड़ी हैं, ये सब के सब एक साथ नरेंद्र मोदी जी को, RSS को और बीजेपी को रोकने के लिए खड़े हैं। देखिए, मोदी जी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, मोदी जी पहले रोजगार की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। अब आप उनके भाषण सुनिए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में, उनके भाषण में अब नरेंद्र मोदी ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना MSP की बात करते हैं, ना कर्जा माफी की बात करते हैं, ना 15 लाख की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं। क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई दिखा दी है। इनके सामने हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ी है। लोकसभा में, राज्यसभा में गुलाम नबी जी बैठे हैं। हमने इनको 1 इंच नहीं दिया है, 1 इंच जमीन हमने इनको नहीं दी है। क्योंकि हम जानते हैं और हम समझते हैं कि इस देश को RSS से और बीजेपी से खतरा है। विपक्ष का काम किया है। देखिए, पहले नारा चलता था, अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का काम करके क्या बदलाव किया है। नया नारा सुनिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। यह काम किसने किया है? यह काम MIM ने नहीं किया है, यह काम TRSS ने नहीं किया है, यह काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, CPI, TDP, कोडमराम के लोगों ने किया है। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी जहां जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं,
जहां जाते हैं सेना की बात करते हैं। भाई और बहनों, यूपीए की सरकार थी, एयरफोर्स के जनरल्स आए मनमोहन सिंह जी के पास, कहते हैं यूपीए को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना है, एयरफोर्स को हवाई जहाज की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी ने साफ बोला, देखिए जो आपको चाहिए लीजिए, देश की बात है, रक्षा की बात है, जो आपको हवाई जहाज अच्छा लगे आप लीजिए। वायुसेना ने कहा 126 हवाई जहाज चाहिए। 8 साल उन्होंने काम किया, सब हवाई जहाज देखे, राफेल हवाई जहाज, यूरोफाइटर, मिग हवाई जहाज, अलग अलग हवाई जहाज टेस्ट किए। 8 साल के बाद वायुसेना के लोग वापस आते हैं, कहते हैं देखिए फ्रांस का हवाई जहाज है, राफेल हवाई जहाज है, सबसे बेहतर है। हमने कंपनी से बात की, एयरफोर्स के लोगों ने कहा हमने कंपनी से बात की, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, दुनिया का सबसे बेहतर हवाई जहाज है। मनमोहन सिंह जी ने कहा देखिए 2 शर्तें हैं, आपने 526 करोड़ की बात की बिल्कुल सही, राफेल हवाई जहाज की बात की बिल्कुल सही, मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, हैदराबाद के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बेंगलोर के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा। और इस हवाई जहाज को HAL सरकारी कंपनी बनाएगी, चाहे वो बेंगलोर में बनाए, हैदराबाद में बनाए, जहां भी बनाए, मगर हिंदुस्तान में बनेगा। एयरफोर्स के लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात बोली, 70 साल से HAL हवाई जहाज बना रहा है। कारगिल में HAL के हवाई जहाज ने मदद की थी, HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बात मंजूर हुई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। भाइयों और बहनों, मित्रों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है। कहता है, आपको याद होगा भाषण में आपसे कहा था, भाइयों और बहनों मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, आपकी चौकीदारी करना चाहता हूं। सही बात, आपने बना दिया, देश के युवाओं ने बना दिया, देश की माताओं बहनों ने बना दिया। प्रधानमंत्री जी जाते हैं फ्रांस, कौन जाता है उनके साथ? अनिल भाई, डेलीगेशन में अनिल भाई जाता है। भाइयों और बहनों, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान से चौकीदार आया था। चौकीदार ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की और फ्रांस के राष्ट्रपति को चौकीदार ने 3-4 चीजें बताई। पहली बात, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रांस के युवाओं को रोजगार दे सकते हो। दूसरी बात, हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए में नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। तीसरी बात, HAL 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, अलग अलग हवाई जहाज बनाए हैं, मिग हवाई जहाज बनाया, सुखोई, मिराज पर काम किया, और हमारा तेजस बनाया, मगर HAL सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट चौकीदार के मित्र अनिल अंबानी को ही जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की प्रेस को बताया है कि चौकीदार ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। CBI का डायरेक्टर कहता है राफेल पे कार्रवाई होनी है। आपको मालूम है 2 बजे रात को CBI डायरेक्टर को चौकीदार निकाल देता है, कहता भैया CBI डायरेक्टर निकलिए यहां से, रास्ता नापिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है।
अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है भाइयों और बहनों। एचएल ने 3,000 करोड़ रुपए 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, मुझसे मत पूछिए। निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हिंदुस्तान की जनता को हम राफेल हवाई जहाज का दाम नहीं बताएंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है, दिल्ली आया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या बात है। मुझसे मीटिंग में मैंने उनसे साफ पूछा ये क्या बात है, आप हमसे हवाई जहाज खरीद रहे हो, हम आपसे हवाई जहाज खरीद रहे हैं, सॉरी। हिंदुस्तान की जनता का पैसा, ये आपने क्या किया, सीक्रेट पैक्ट कैसे कर दिया। आप हिंदुस्तान को हवाई जहाज का दाम कैसे नहीं बताओगे। फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन मुझे बोलता है, मेरे सामने आनंद शर्मा जी बैठे थे, मनमोहन सिंह जी बैठे थे, बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। हिंदुस्तान की सरकार अगर देश को दाम बताना चाहती है तो बता दे, कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं है। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हिंदुस्तान में नया नारा गूंजता है, चौकीदार। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, घबराइए मत, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी 2019 में हराने जा रही है। और यहां अगर वहां पे मोदी जी बैठे हैं तो यहां पे केसीआर जी, नहीं भैया छोटा मोदी नहीं, केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव, खाओ कमीशन राव। जहां भी जाते हैं भैया कमीशन खाते हैं। उधर 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट एयरफोर्स का अनिल अंबानी की जेब में, उधर फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से मिलते हैं पार्लियामेंट हाउस में, कहते हैं भैया गुड बाय, आप लंदन जाइए, मजा लीजिए, 10,000 करोड़ रुपए के लेके भागिए। और इधर एक परिवार को तेलंगाना का पूरा पैसा, पूरा का पूरा भविष्य उनके जेब में, और आप लोग देखते रह जाओ। आपको ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना सरकारी अस्पताल। आपको इलाज की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, हजारों रुपए जेब से निकाल के दो, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को दो। बच्चे को कॉलेज भेजना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है, तो किसी और प्राइवेट बिजनेसमैन को लाखों रुपए पहले दो। नहीं, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम। देखिए, एक झंडा है हिंदुस्तान का, न्याय सबको मिलना चाहिए। दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, एक हिंदुस्तान चाहिए। गरीबों का, अमीरों का एक ही हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ कर सकते हैं, तो फिर किसान का भी उनको कर्जा माफ करना पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देगी। तो मेरा आपको यह मैसेज है कि आप सब एक साथ खड़े होइए। यह सिर्फ तेलंगाना का चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल है हिंदुस्तान के चुनाव का। और यहां पे मोदी जी की बी टीम को और सी टीम, बी टीम टीआरएस और सी टीम एमआईएम, बी और सी टीम को पहले यहां हराइए, और ए टीम को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और बाकी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में हराने जा रही है। देख लेना आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, मेरा प्रोग्राम लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आपको कष्ट हुआ, आपको थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं।
और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इतना आदर आपने मुझे दिया। 15 अगस्त को मैं थोड़ी हैदराबाद की बात करना चाहता हूं खत्म करने से पहले। देखिए, 15 अगस्त को पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। मैं बैठा था, मोदी जी खड़े थे, उनके पीछे तिरंगा, मोदी जी बोल रहे थे और उन्होंने बोला, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। क्या शब्द बोले? मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हैदराबाद के लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले तेलंगाना के किसानों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले इन छोटे दुकानदारों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के युवा सो रहे थे, माताएं बहनें सो रही थी। जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये शब्द बोले, उन्होंने हैदराबाद की जनता से, हैदराबाद की जनता का अपमान किया, तेलंगाना के हर युवा का अपमान किया, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का अपमान किया। क्योंकि इस देश को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाता है, इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। ना नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी, ना चंद्रबाबू नायडू जी चलाते हैं, ना कोदंड राम जी चलाते हैं। इस देश को, इस देश का युवा, इस देश का की जनता, इस देश के किसान चलाते हैं, हैदराबाद की जनता चलाती है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके बिना, हैदराबाद की जनता, हैदराबाद के युवा के बिना, देश के युवा, देश के किसान, देश के मजदूरों के बिना यह देश कहीं नहीं जा सकता है। और अगर यह देश यहां तक पहुंचा है, अगर ओबामा इस देश के बारे में कहता है कि यह देश अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो यह काम कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं किया। यह काम हिंदुस्तान की जनता ने किया है, आपने किया है। और इसीलिए आपको एक साथ खड़े होके तेलंगाना में गठबंधन की सरकार बनानी है। इसीलिए आपको देश में कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष की पार्टियों को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, बीजेपी आरएसएस को हटाना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि तेलंगाना का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर, हर छोटा दुकानदार, माताएं बहनें एक होकर आने वाले चुनाव में गठबंधन को जिताने जा रही है। हमारे यहां कैंडिडेट हैं, मैंने पहले नाम लिए, फिर से दोहरा देता हूं। फिरोज खान जी, मुकेश गौड जी, उस्मान हाजरी जी और गठबंधन के बाकी सब